नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ, जहां दिन भर में होने वाली कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज स्वर्वेद महामंदिर का करेंगे उद्घाटन। 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत और 37 विकास परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। एक नई वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। लोकसभा में ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह लाए गए 3 नए विधेयकों को पारित कराने के लिए चर्चा होगी आज। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन से जुड़े दूसरे संशोधन बिल को पारित कराने के लिए होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, नए और पुराने दोनों चेहरे को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जिलों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर आज बंद। बचाव और राहत के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम। भारी वर्षा के कारण कई ट्रेनें भी हुई रद्द। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले से टकराई कार। घटना में बाइडेन और जिल बाइडेन सुरक्षित। घटना के बाद बाइडेन की सुरक्षा में लगी गार्ड और एजेंसियां हुई अलर्ट। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दूसरे दिन आज नवनिर्मित स्वर्वेद महामंदिर का शुभारंभ करेंगे। ये मंदिर 18 सालों से बन रहा था। इस मंदिर को देश का सबसे बड़ा साधना का केंद्र माना जाता है, जहां एक साथ 20,000 से अधिक लोग साधना कर सकते हैं। इस मौके पर वो महामंदिर के श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवापुरी विकास खंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वो 19,150 करोड़ रुपए की लागत से 37 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें सड़क एवं सेतु, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी और नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डे सहित विभिन्न परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम आज वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में स्वर्वेद महामंदिर धाम जाएंगे। प्रधानमंत्री यहां पर विहंगम योग के 98वें वार्षिकोत्सव को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने 18 सालों से बन रहे इस ध्यान केंद्र का जायजा लिया है। विश्वनाथ मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर वाराणसी के उमरिया गांव में बना ये स्वर्वेद महामंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा साधना स्थल है, करीब 20,000 लोगों के बैठने की जगह है, अपने आप में एक बहुत अनूठा प्रयास और एक अभिनव प्रयोग किया गया है। और ये प्रयोग भी भारत के एक संत ने किया है, संत सदा फलदेव जी, जिन्होंने हिमालय की कंदराओं में अपनी साधना की और जो ब्रह्मज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ उसको नाम दिया उन्होंने विहंगम योग का। विहंगम योग आज से 2 साल पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ चुके हैं जब निर्माणाधीन जो मंदिर है महामंदिर, उसका उन्होंने अवलोकन किया था। आज 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और विहंगम योग का जो ये मंदिर है, यहाँ पर ये 100 फीट ऊंची प्रतिमा, उसका अनावरण भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो फोकस है वो अष्टकमल फोकस है, क्योंकि कमल को भी जोड़ा जाता है सृष्टि के साथ ही साथ सामूहिक विवाह हो या फिर नैसर्गिक आपदा में लोगों की सहायता करना हो, इस तरह के प्रोग्राम लगातार किए जाते रहे हैं इस संस्थान के द्वारा। आसन प्राणायाम, जैसा कि हम बता रहे हैं कि योग और साधना के साथ जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया से जो साधक हैं वो यहाँ पर आकर्षित होंगे, क्योंकि जो अष्टकमल है, जो योग साधना है, उसको सीधे तौर पर
अनेक देशों में बहुत मान्यता मिली हुई है और बौद्ध धर्म के साथ भी अष्टकमल को जोड़ करके देखा जाता है। गुरुकुल की व्यवस्था यहाँ पर है जिसको बताया गया है, अन्नदान का भी कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। और ये जो महामंदिर है उसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं होती। तो आपको जिस तरह से भगवान विश्वेश्वर के धाम में आपको पांचों वक्त की आरती और भोग के दर्शन होते हैं और वहां पर आध्यात्मिक चेतना में वो पूरे दृश्य आपको लेकर जाते हैं, यहाँ पर आपको अंदर की यात्रा यानी योग और साधना की अपनी यात्रा जो है उसको फोकस करने पर ध्यान दिया जाता है और कैसे समाज के लोगों को सामाजिक सेवा के साथ जोड़ें, सामाजिक पुनरुत्थान के साथ जोड़ें, जिसमें गौ सेवा, नैसर्गिक आपदा में राहत कार्य पहुंचाना, लोग दूध बांटना, आसान प्राणायाम के साथ साथ रक्त सेवा, मानव सेवा करना, इस तरह के जो सामाजिक प्रकल्प चलाए जाते रहे हैं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा, अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। और बड़ी संख्या में जो अनुयायी हैं, लाखों की संख्या में अनुयायी हैं, खासतौर पर गुजरात और जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये काशी की एक विशिष्ट पहचान के रूप में ज़रूर इस स्वरवेद महामंदिर को जाना जाएगा। स्वरवेद, 4 वेद हम जानते हैं, लेकिन चारों वेद, रामायण, शास्त्र, महाभारत की जो सूक्तियाँ हैं उनको कैसे 1313 सूक्तियों के जरिए जो सदाफल देव जी हैं उन्होंने अपनी एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसको स्वरवेद ग्रंथ कहा जाता है और उन्हीं ग्रंथ की सूक्तियों को यहाँ पर मकराना मार्बल पे उकेरा गया है जिसको खूबसूरती से लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, स्वरवेद महामंदिर, वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के स्वरवेद मंदिर में सबसे बड़ी योगशाला का लोकार्पण करेंगे। इस पर संत प्रवर विज्ञान देव से DD न्यूज़ ने खास बातचीत की है। स्वरवेद मंदिर ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे। योग साधना का, योग का एक बहुत बड़ा केंद्र जिसमें लोग योग कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे संत प्रवर विज्ञान देव जी से। विज्ञान देव जी ही यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। विज्ञान देव जी, DD न्यूज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या है ये स्वरवेद मंदिर और प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम होगा? यह बहुत ही आनंद का क्षण है जब विहंगम योग संत समाज का यह 100वां वार्षिकोत्सव, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव, इसी पावन अवसर पर स्वरवेद महामंदिर धाम के प्रथम चरण का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। यह बहुत ही हर्ष एवं आनंद का विषय है। यह स्वरवेद महामंदिर केवल काशी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर के रूप में निर्मित किया गया है। वर्ष 2004 से इस स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है और पिछले 10 वर्षों से यह जो आप देख रहे हैं पिंक सैंडस्टोन, जो राजस्थान के भरतपुर ज़िले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है, उन्हीं पत्थरों से यह स्वरवेद महामंदिर सजाया गया है, संवारा गया है। एक एक पत्थर की नक्काशी की गई है। यह नागर शैली से मिलता जुलता यह स्वरवेद महामंदिर है। तो आप देख सकते हैं उपनिषदों के प्रसंग स्वरवेद महामंदिर की दीवारों की शोभा बढ़ा रहे हैं। स्वरवेद जो विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन है। 1938 में सदगुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में स्थित होकर इस स्वरवेद का सृजन किया था। स्वरवेद महाग्रंथ को ही यह समर्पित है। स्वरवेद महामंदिर जन जन तक, मन मन तक ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, हमारी संस्कृति आगे बढ़े। बिना मन की शांति के हम अपने जीवन का भौतिक और न तो आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। जितना हमारा मन शांत होगा, सहज होगा, सरस होगा, सरल होगा, उतना ही हमारा जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ेगा। तो 20,000 साधक संपूर्ण मंदिर परिक्षेत्र में अंदर और बाहर के एक साथ एक समय में एक स्थान पर बैठकर विहंगम योग साधना का अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी जो आएंगे, यहाँ पर क्या कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी का सर्वप्रथम यहाँ आगमन होगा और प्रथम तल पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा के पास वो
पुष्प अर्पित करेंगे और साथ ही साथ जो प्रथम तल पर कॉरिडोर है, बाहर का क्षेत्र है, उसका अवलोकन करेंगे, जिसमें उपनिषदों के प्रसंग हैं और हमारी भारतीय ऋषि परंपरा का अद्भुत दिग्दर्शन है। महामंदिर क्षेत्र के भ्रमण करने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी 25,000 कुंडीय वैदिक महायज्ञ, जहां लगभग 2 लाख भक्त शिष्यगण प्रेमीगण आहुतियों के लिए बैठे होंगे, वहां जाकर उन्हें संबोधित करेंगे। 25,000 कुंडीय महायज्ञ प्रारंभ होगा और लाखों भाई बहन सबके कल्याण की कामना के साथ भारत को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अध्यात्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हमारा देश भारत और ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे। इन्हीं दिव्य कामनाओं के साथ, सबके सुख एवं शांति की कामना के साथ यह जो महायज्ञ है प्रारंभ होगा। यह महायज्ञ प्रारंभ होगा देश की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, आध्यात्मिक चेतना के लिए और धार्मिक जागरूकता के लिए। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, स्वरवेद मंदिर, उमरहा, वाराणसी। और आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का ये आखिरी सप्ताह है। लोकसभा में पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा आज भी जारी रहेगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आईपीसी और सीआरपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संस्था संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे। तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में भी 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए टीटी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है
वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकारें काम करने में जुट गई हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि तीनों राज्यों में कैबिनेट कैसे। इस बीच कल रात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय और डॉक्टर मोहन यादव पहली बार दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। कैबिनेट में कौन कौन चेहरे होंगे, इस बारे में ये मुलाकात की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि दिल्ली में कैबिनेट विस्तार पर ही चर्चा हुई है और जल्दी ही उनकी कैबिनेट में नए और पुराने चेहरे होंगे। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में आज का दिन बेहद अहम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई होगी कि एडवोकेट कमीशन का प्रारूप, यानी कि इसमें किन किन लोगों को शामिल किया और सर्वे का तरीका कैसा होगा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीशन की मंजूरी दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह परिसर को मंदिर का ही हिस्सा बताए जाने से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर ये सुनवाई कर रही है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी को राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। और आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज IIT खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज ही सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम पहुंचेंगी। राष्ट्रपति कल हैदराबाद स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी की शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति बुधवार को तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी जिले के पोचमपल्ली में वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित हथकरघा और कताई इकाई तथा थीम मंडप को देखने के लिए जाएंगी और इस अवसर पर वो बुनकरों से बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट की स्वर्ण जयंती समारोह में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार को राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति 22 दिसंबर को राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी भी करेंगी। राष्ट्रपति 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगे। और तमिलनाडु के कई एक हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यहां पर अगले 7 दिनों के लिए तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के विरुधुनगर, मदुरै और थेनी जिलों में तेज वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। थुटुकुडी और डिंडीगुल, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, तिरुपुर और शिवगंगा जिलों में अगले 24 घंटों में मध्यम बारिश होगी। रामनाथपुरम, तिरुचिरापल्ली और 7 अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। लगातार वर्षा के कारण राज्य सरकार ने तिरुनेलवेली,
थिटुकुडी, कन्याकुमारी और तेनकासी के सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश की घोषणा कर दी है। अगली घोषणा तक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। लगातार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पापनासम सरवलार बांध भर चुका है। तमिराभरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल निकाय तेजी से भरने के कारण अत्यधिक पानी को छोड़ दिया गया है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासनों को स्थिति से निपटने के लिए तत्काल नैदानिक उपाय करने के लिए कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात कर दिया गया है। तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण कई ट्रेनें या तो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं या फिर आंशिक रूप से रद्द की गई हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी से रेल की पटरियां डूब गई हैं और पटरियों के आसपास की गिट्टी बह गई है। दक्षिण तमिलनाडु के अलावा केरल और लक्षद्वीप में आज कई स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। पंजाब और हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर अगले 4 दिन तक घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं मध्य प्रदेश में आज कई स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। उत्तर पश्चिमी भारत के कई एक हिस्सों में रात का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन में देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में आज सुबह पालम पर तापमान 11.2 डिग्री दर्ज किया गया, तो वहीं सफदरजंग पर 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के कारण 2 दिन बाद और ज्यादा ठंड का असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लोगों को ठंडी हवा के साथ हाड़ कपा देने वाली ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। दिल्ली के लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बेघर लोगों ने बढ़ती ठंड को देखकर रैन बसेरे में आसरा लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ धुंध भी बढ़ती जा रही है और लोगों को कोहरे के कारण दृश्यता की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। तो 2 दिन से ठंड बढ़ गई है और ठिठुरन से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जब कपड़ा लगता जो ओढ़ रहे हैं, नहा धोकर यहाँ भी कांप रहा हूँ। ठंडा में चाय भी पीने कहाँ आता आदमी है इतना। लोकल आदमी आते जाते रहते हैं, तो 4-10 ठो आते रहते हैं। ठंड तो है, सुबह में थोड़ा ज़्यादा ठंड है अभी, पर 10 बजे के बाद ठंड की मात्रा धीरे धीरे कम होती है, पर सुबह और शाम में ठंड की मात्रा बढ़ी हुई है। ठंड से बहुत बचने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो सेफ्टी रखनी पड़ेगी अपने से ही अपने को। मैं क्या करूं, हीटर के पास कभी कभी बैठता हूं, कभी जैकेट पहनता हूं, कभी शाल ओढ़ के रहता हूं। 2 दिन के मुकाबले आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठंड भी आज थोड़ी ज़्यादा है। अभी लास्ट 2 डेज तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत ठंड से कांपने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे समूचे पश्चिम उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक ओडिशा और बिहार के कुछ एक हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है?
अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि अयोध्या में जैसे जैसे भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे पूरा देश राममय वातावरण के रंगों से सराबोर होता जा रहा है। और इसी संदर्भ में नई दिल्ली में राम जन्मभूमि अयोध्या प्रेजेंट टू पास्ट विषय पर लिखित एक पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मौजूद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर उद्घाटन की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरा देश श्री राममय हो रहा है। इसी क्रम में राम जन्मभूमि अयोध्या प्रेजेंट टू पास्ट विषय पर लिखित पुस्तक का नई दिल्ली में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। विमोचन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि आगामी 22 जनवरी को भगवान रामलला अपने भव्य और दिव्य स्थान पर विराजमान होंगे। भगवान श्री राम लला अपने भव्य दिव्य स्थान पर आकर के आदर के साथ विराजमान हो जाए, उसके लिए गर्भगृह, प्रथम तल और दर्शन की व्यवस्थाएं सब कुछ हो चुकी है। मंदिर का काम तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ये मंदिर का काम बहुत बड़ा काम है, लेकिन रामलला को अपने स्थान पर विराजमान करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रामधुन की सुगंध से महकते कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण से भारत समृद्धशील राष्ट्र बनेगा। आज हम देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि की एक एक ईंट जैसे ऊपर की तरफ उठ रही है, यह राष्ट्र भी समृद्ध हो रहा है और राष्ट्र की गतिविधियां राष्ट्र के शक्तिशाली होने का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ये वक्त अतीत को समझकर वर्तमान की समीक्षा करने का वक्त है। अतीत को समझकर वर्तमान की समीक्षा करके भविष्य बनाने की तैयारी है। ये राम राज लाने का अभियान है। राम भक्ति के उत्सव रंग से सराबोर इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाग लेने आए अहिंसा विश्व भारती के अध्यक्ष आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए श्री राम प्रभु के जीवन चरित्र को पढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूँ इससे लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में और अयोध्या जी के उस संघर्ष के बारे में जानने को हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा, और वो बहुत जरूरी है। राम जन्मभूमि अयोध्या प्रेजेंट टू पास्ट पुस्तक के लेखक डॉक्टर अमित जैन ने कहा कि पुस्तक में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक संदर्भों को रेखांकित किया गया है। राम जन्मभूमि पास्ट टू प्रेजेंट किताब में मैं बताऊं तो सबसे इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर कोशिश की गई है कि जितने भी ऐतिहासिक संदर्भ हैं वो इसके अंदर मिले। आगामी पुस्तक मेरी राम जन्मभूमि मंदिर के भविष्य को लेकर के जरूर आएगी। राम जन्मभूमि अयोध्या प्रेजेंट टू पास्ट पुस्तक विमोचन समारोह में देश विदेश से भाग लेने आए श्री राम भक्तों ने भी कार्यक्रम को लेकर खुशी जताई। थाईलैंड से आया हूँ और बहुत खुशी है, मेरे को सौभाग्य है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने को। मोदी गवर्नमेंट को, सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। तो उत्सव हमारे जनवरी महीने में होने को है। उस उत्सव के कड़ी में हमारा भारतीय संस्कृति को ये वर्तमान सरकार का ये बहुत बड़ा देन है। पुस्तक पठन योग्य है, सबको पढ़ना चाहिए। और राम का जो प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास के साथ साथ अभी भव्य लोकार्पण समारोह होगा 22 जनवरी को, सब लोग उसके लिए भी तैयारी में जुटे हैं। पुस्तक के लेखक डॉक्टर अमित जैन के अनुसार इस बहुमूल्य ग्रंथ में अयोध्या के अतीतकालीन इतिहास से लेकर वर्तमान मंदिर निर्माण तक की समस्त जानकारी दी गई है, जो आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर के बारे में जानकारी देने के साथ भगवान श्री राम के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देगी। राम जन्मभूमि अयोध्या अतीत और वर्तमान विषय को लेकर राजधानी नई दिल्ली में एक पुस्तक का विमोचन हुआ।
निश्चित तौर पर इस तरह की पुस्तकों के विमोचन कार्यक्रम से एक और जहां भगवान श्री राम के जीवन दर्शन और मानव मूल्यों की समाज और राष्ट्र को प्रेरणा मिलती है, वहीं दूसरी ओर भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित करने का महत्वपूर्ण काम भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित नारायण के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि मंदिर का गर्भगृह और प्रथम तल बनकर तैयार है। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना सुनिश्चित है। पुजारी भी इस पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या वासियों समेत पूरा देश रामलला के दर्शन के लिए इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में अगले साल 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसके लिए पूरे अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर को बेहद खास अंदाज में सजाया जा रहा है। इसके साथ ही अयोध्या के विकास को भी पंख लगने जा रहे हैं। इस कड़ी में जल्द ही अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन का लोकार्पण होना भी शामिल है। श्री राम एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। 6500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस एयरपोर्ट का रनवे 2200 मीटर का है। जानकारी के मुताबिक इस एयरपोर्ट से प्रति घंटे 2 से 3 प्लेन उड़ान भर सकेंगे। साथ ही बोइंग 373, एयरबस 319 और एयरबस 320 भी यहां लैंड कर पाएंगे। 30 दिसंबर को पहली इनॉग्रल फ्लाइट श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेगी और 6 जनवरी से व्यावसायिक उड़ानों को यहां से संचालित किए जाने की योजना है। हम लोग का सब काम कंप्लीट हो चुका है और डीजीसी का भी परमिशन मिल गया है और इसके दृष्टिगत एयरपोर्ट का संचालन 30 दिसंबर को इनॉग्रल फ्लाइट आएगी और उसके बाद दिल्ली से, और उसके बाद 6 जनवरी को 6 जनवरी हमारा कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट होगी दिल्ली के लिए, और उसके बाद फिर अहमदाबाद के लिए फ्लाइट वीक में 3 डेज का ये बात चल रही है, तो ये भी फाइनल स्टेज में है और भी डेस्टिनेशन है, उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। अयोध्या की एयरपोर्ट, अयोध्या के रेलवे स्टेशन जो अपने आप में इस देश के अंदर सबसे सुंदर स्टेशन कहा जाएगा, उसका भी लोकार्पण होगा और भी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं अयोध्या के अंदर उनका भी लोकार्पण होने वाला है। निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। आज अयोध्या विशिष्ट नगरी बन रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज अयोध्या अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के साथ साथ पर्यटन के उद्योग के रूप में भी इसको डेवलप करने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति भी होगी और यहाँ के निवासियों को, अयोध्या वासियों को, पूज्य संत महंतों को, सबको उसका लाभ मिलेगा। धर्मनगरी अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अयोध्या रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां पहुंचने वाले यात्रियों को धर्मनगरी अयोध्या में प्रवेश करने पर एक अनूठा एहसास हो। बाराबंकी अयोध्या शाहगंज जाफराबाद रेलखंड का दोहरीकरण कार्य हो रहा है। इसके अलावा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बढ़ाने, ओवरब्रिज बनाने आदि का कार्य भी चल रहा है। रेलवे स्टेशन के डिजाइन को मंदिर की तर्ज पर तैयार किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन तमाम कार्यों के पूरा हो जाने के बाद यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन तक सहूलियत काफी बढ़ जाएगी। रेल यात्रियों ने भी रेलवे ट्रैक बढ़ने और स्टेशन के हाईटेक होने पर अपनी खुशी जाहिर की है। बाराबंकी स्टेशन पे यार्ड का आधुनिकीकरण चल रहा है, साथ साथ बाराबंकी अयोध्या रेलखंड का दोहरीकरण चल रहा है। अभी तक इकहरी लाइन थी, अब वो डबल लाइन हो रही है, तो डबल लाइन सेक्शन होने की वजह से काफ़ी रेल पथ पर कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी गाड़ियां बाराबंकी स्टेशन पर रद्द हैं तथा विभिन्न डाइवर्टेड रूट से चलाई जा रही हैं। निश्चित रूप से इस कारण से यात्रियों को परेशानी तो हो रही है वर्तमान में, लेकिन ये कुछ दिनों की बात है। एक बार ये निर्माण कार्य पूरा हो गया तो उसके बाद बाराबंकी से अयोध्या डबल लाइन होने से निश्चित रूप से गाड़ियां भी बढ़ेंगी तथा गाड़ियां यहाँ से का जो परिचालन समय है वो भी काफ़ी कम लगेगा, जिससे यात्रियों को आगे अच्छी सहूलियत मिलेगी। आने वाले दिनों के लिए ये जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है। अयोध्या रूट पर और लखनऊ रूट पर जो है कार्य चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, मगर ये आने वाले दिनों में इससे हमें बहुत सहूलियत मिलने वाली है और ये हो जाने से अयोध्या जाने के लिए जो ट्रेनें हैं वो और उसमें बढ़ोतरी होगी और दर्शन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। राम मंदिर के निर्माण का कार्य
तेजी से चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आने के साथ ही अलग अलग कार्यों के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई है। यानी कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक, धार्मिक और आधुनिकता का संगम यहां आने वाले यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक देश एक चुनाव पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आज होने की उम्मीद है। बैठक में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही साथ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री के इशारे पर पुलिस उनके खिलाफ काम कर रही है। दरअसल राज्यपाल कालीकट यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ठहरे थे और वहां काले बैनर और पोस्टर परिसर पर लगाए गए हैं। राज्यपाल का मानना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बिना ऐसा हो नहीं सकता। इस सिलसिले में कालीकट यूनिवर्सिटी परिसर में हुई अप्रिय घटना के बाद राजभवन ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसके बाद राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में इस तरह की अव्यवस्था को रोकने में विफलता के संबंध में कुलपति से जवाब मांगा है। और दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने चर्चित डार्क वेब पर फेमस व्यक्तियों और संस्थानों का डेटा बेचने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को करीब 10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसका खुलासा दिल्ली साइबर सेल ने अब किया है। और राजस्थान के सीकर के श्री माधोपुर इलाके में कल एक कार और बस के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर पुलिस के मुताबिक 3 शवों को मोर्चरी में रखा गया है और एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक संदेश में कहा कि वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ संवाद ने नई ऊर्जा से भर दिया। इन प्यारे प्यारे बच्चों ने बताया कि स्कूल में सुविधाएं बढ़ने से कैसे अब उनकी पढ़ाई में उनका मन खूब ज्यादा लग रहा है। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ, इस संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आइए देखते हैं। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के तमाम जिलों में पहुंच रही है, जहां पर लोगों को योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है, तो साथ ही साथ वो अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में यह यात्रा पहुंच रही है। राज्य के हरिद्वार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और इसमें शामिल हुए हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का काफी लाभ हो रहा है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरे देश के अंदर बहुत स्वागत हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में बहुत स्वागत हो रहा है और हरिद्वार में तो गांव-गांव में इस यात्रा का बेहद न केवल स्वागत हो रहा है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है। जिन लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है वो ये जो मोदी गारंटी का रथ चल रहा है, इस संकल्प रथ को वो स्पर्श कर रहे हैं, वो छू रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ने कहा कि उन्हें खाना बनाने में काफी सुविधा मिल रही है। परेशानी आती थी, जब भी हमें चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, बहुत धन्यवाद है उनका। वहीं टिहरी जिले के चंबा में 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने ग्रामीण सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। संकल्प यात्रा वस्तुतः यह मोदी जी का गारंटी रथ है, गारंटी यात्रा है। प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को मोदी जी की यह गारंटी केंद्र सरकार की योजनाओं के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, उन सब का लाभ सही पात्र तक पहुँचे, इसलिए सरकार जनता के द्वार आज पूरा सरकारी अमला इस गांव पिपली में आया है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, माताओं की, बहनों की, अलग अलग विभाग में सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। इस अवसर पर पिपली गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाभार्थियों ने बताया कि गांव में दूध का कारोबार करने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे ग्रामीणों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। मेरे ग्राम सभा में 33 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, जिससे कि मैं दुग्ध का काम करते हैं, दूध, और जो पास CLF से हमें 10-10 हज़ार मिला और CLF से 1 लाख मेरे ग्राम संगठन को मिला है, जिससे कि हम भूसा, चरे और दूध का उत्पादन करते, गाय भैंस पालते हैं। मैं अपनी ग्राम सभा की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से भी अपनी ग्राम संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे जो दिक्कत हुई है हार्ट में, मुझे इस आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि मैं जोली ग्रांट में मेरा जो छल्ला पड़ा मेरे, वो उससे उस आयुष्मान कार्ड से जो 2-2.5 लाख रुपए, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे सकता था, लेकिन मोदी जी ने इस कार्ड हमारे जो चलाया है स्वास्थ्य वाला, उससे सभी गरीब लोगों को एक अच्छा सहायता मिलती है और कई लोगों की जिंदगियां भी बची हैं। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में यात्रा के पहुंचने पर कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम विकास सहित कई अन्य विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला आदि योजनाओं से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण संबंधित। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वर्वेद महामंदिर का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वर्वेद महामंदिर की। इस महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप देख सकते हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। बेहद भव्य ये महामंदिर अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि ये साधना का एक बहुत बड़ा स्थल बनने जा रहा है। ये महामंदिर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा वाराणसी को। योग की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा साधना स्थल होगा स्वर्वेद महामंदिर। इस दृष्टि से अगर आप इसका आर्किटेक्ट देखें तो बेहद शानदार भव्यता को अपने आप में समेटे हुए ये स्वर्वेद महामंदिर, काशी का अपना धार्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, और इस धार्मिक नगरी में ये स्वर्वेद मंदिर अपने आप में भव्यता के नए आयामों को छूता हुआ, सांस्कृतिक महत्व के शिखर पताका को और ज़्यादा ऊंचा उठाने वाला, इसकी भव्यता, इसके ऊपर की गई नक्काशी
में साफ नजर आती है। प्राचीन आधिपत्य और आधुनिक तकनीक का संगम, आधुनिक तकनीक और प्राचीन आधिपत्य के जोड़ का एक बेजोड़ जो है नमूना है ये मंदिर। खास बात यह है कि स्वरवेद मंदिर कई महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। संदेश देता है शांति का, संदेश देता है पर्यावरण की रक्षा का, सुरक्षा का। सेव प्लैनेट, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सेव प्लैनेट का संदेश देता हुआ ये स्वरवेद महामंदिर, इस महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये महामंदिर अपने आप में बहुत ज़्यादा खास। विहंगम योग के और स्वरवेद महामंदिर जो है वाराणसी का, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर दुनिया का स्वरवेद मंदिर बनने जा रहा है। शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है ये महामंदिर। तो अपने आप में भव्यता को समेटे हुए ये महामंदिर भारत की टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन है, वाराणसी का जो पर्यटन है, उसकी दिशा में भी मील के पत्थर कह सकते हैं इसे, नए नए आयाम स्थापित करता हुआ नजर आएगा ये स्वरवेद महामंदिर। तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार उन्होंने शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वरवेद महामंदिर की। तो भव्यता का और प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कह सकते हैं हम स्वरवेद मंदिर को। आप ये दृश्य देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद महामंदिर के उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर साबित होने जा रहा है स्वरवेद मंदिर। इसकी जो नक्काशी है वो बेजोड़ है। स्वरवेद महामंदिर 1000 करोड़ की लागत से करीब 18 सालों से बन रहा है। ये 7 मंजिला मंदिर दुनिया की सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर माना जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये महामंदिर अपने आप में अत्याधुनिक तकनीक का, प्राचीन आधिपत्य का बेजोड़ नमूना कहा जा रहा है। जिस प्रकार इसके अंदर का आर्किटेक्चर है, इसके अंदर जो नक्काशी है, उसे बेजोड़ माना जा रहा है और बहुत सारे संदेश देता हुआ ये महामंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता हुआ यह मंदिर है। एक बड़े आध्यात्मिक योग ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया भर में इसकी पहचान और मजबूत होगी। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, अगर आप क्षमता के लिहाज से देखें तो एक साथ लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। काशी जिसके लिए जानी जाती है, पौराणिक नगरी है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के विकास के मॉडल, जिसमें न केवल हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, बल्कि जिस तरह से आध्यात्मिक यात्रा रही है, जिस तरह से हमारी पौराणिक परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए, काशी की विरासत को संजोते हुए हम विकास यात्रा को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और काशी एक मॉडल के तौर पर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिनों की यात्रा के दौरान ये दिखाई भी देता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नमो घाट पर थे, काशी तमिल संगमम में हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे अलग अलग राज्यों की जो खासियत है, उसके लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा जान पाए, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण पहल की गई। और आज हम देख रहे हैं कि काशी की जो आध्यात्मिक विरासत है, काशी की जो पौराणिक विरासत है, उसे आगे बढ़ाते हुए ये इस दौरे में हम तमाम आयाम जुड़ते हुए देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि कई दिनों से, कई वर्षों से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। जैसा कि हमने देखा रिपोर्ट्स में
हमारे सहयोगी की वो बता रहे थे कि किस तरह से जब पत्थरों को लगाने की बात 2014 के बाद हुई और तब से लगातार इसका निर्माण कार्य जारी था और हमने देखा कि अब जाकर ये भव्य मंदिर तैयार हुआ। शैलेंद्र, मंदिर के जो सभी तल हैं उनमें जो अंदर की दीवारें हैं लगभग उन पर 4000 स्वरवेद के दोहे लिखे हुए हैं। बाहरी दीवार पर 138 प्रसंग वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि के प्रसंग जो हैं और चित्र बनाए गए हैं ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पाश्चात्य की ओर ना देखकर आप वापस हमारी सनातन संस्कृति की ओर देखें। नए जो आने वाले युवा हैं, जो नई आने वाली पीढ़ी है, उसको एक संदेश। ये देखिए, निश्चित तौर पर जो पर्यटक यहाँ धार्मिक तौर पर आते हैं और हमने देखा है कि दुनिया भर से काशी घूमने लोग आते हैं और यहाँ से जो भारत की सनातन परंपरा है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, उसको जानते हैं। और न केवल दुनिया भर के युवा बल्कि हमारे देश के युवा प्रेरणा लेते हैं हमारी गौरवशाली संस्कृति के बारे में। जब वो काशी आते हैं जान पाते हैं कि कितनी वैभवशाली परंपरा रही है। और इस तरह से जब एक मंदिर का कायाकल्प होता है और उसमें हम देख रहे हैं कि इस मंदिर आने पर आप जो हमारी ज्ञान परंपरा रही है, कैसे हम ध्यान और योग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और कितनी पुरानी हमारी ये परंपरा और विरासत रही है, उसको जानने समझने का मौका मिलता है। कितनी महान हमारी सनातन परंपरा रही है, उसको जानने समझने का मौका मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो युवा काशी आएंगे, जो युवा इस मंदिर में आएंगे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जान समझ पाएंगे भारतीय परंपरा के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, जहां हम जानते हैं कि सबके साथ की एक बात कही गई है, सभी के विकास, सभी की भलाई की बात कही गई और साथ ही साथ योग और ध्यान पर बहुत जोर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर हम अपनी परंपरा और विकास के एक संगम के साथ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और काशी उस मॉडल की तरह उभर रहा है। और 2 दिन का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन है, उस दिन हम इस परंपरा को और आगे बढ़ता हुआ, समृद्ध होता हुआ देख रहे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया। बिल्कुल। और शैलेंद्र, हमने देखा है प्रधानमंत्री ने योग को नए आयाम दिए, योग को दुनिया से रूबरू कराया और बताया कि किस प्रकार योग के जरिए, साधना के जरिए आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आप आपस में प्रेम और सामंजस्य को स्थापित कर सकते हैं। ये जो मंदिर है इसमें भी कहते हैं कि पूजा नहीं होगी बल्कि यहाँ पर योग साधना होगी और योग के जरिए इंसान को इंसान बनना सिखाया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, योग के जरिए हम जानते हैं कि तमाम रोगों से दूर रहा जा सकता है, हमारी जो मानसिक जो ताकत है वो मजबूत बनाई जा सकती है। और अक्सर हम देखते हैं कि योग और ध्यान के जरिए हम एक स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को दुनिया भर में जो एक भारत की एक पुरानी परंपरा रही है उसको पहचान दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से कहें कदम उठाए हैं। और जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है, हम देखते हैं कि दुनिया भर में योग को जानने समझने वालों को की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और भारत उसका एक मुख्य केंद्र के तौर पर उभरा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से जब एक साथ बैठकर इतने लोग ध्यान करेंगे, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है, तो निश्चित तौर पर योग को लेकर, ध्यान को लेकर और जो आकर्षण है, लोगों की जो जिज्ञासा है वो बढ़ेगी। क्योंकि हम योग का एक जीवन का हिस्सा हो जिससे हम निरोगी रह सकें, इस बारे में हम जानते हैं कि बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है और लगातार वो प्रयास हम होता हुआ देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर काशी उस एक संदेश जो लगातार देती है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी और बेहतर बनाना है जिससे हम चुनौतियों से पार पा सके। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण आज एक कहें कि एक पड़ाव जुड़ा है काशी में। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तो सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करते, हम अपनी विरासत को संजोने की बात करते हैं, हम अपनी विरासत को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, भावी पीढ़ी उससे कुछ समझ पाए, जान समझ पाए और दुनिया उससे सीख ले पाए, हम उसकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि उसमें एक और कड़ी जुड़ते हुई एक और जो एक महत्वपूर्ण पड़ाव जुड़ता हुआ। बिल्कुल, हम आधुनिकता की बात करते हैं लेकिन आधुनिकता के साथ हम अपनी विरासत को, हम अपनी परंपरा को पीछे नहीं छोड़ते बल्कि हम विरासत और परंपरा को सजोते हुए आधुनिकता उस तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्वरवेद महामंदिर है ये आधुनिकता का, विरासत का को आपस में संजोता हुआ
एक बेजोड़ संगम हम उसे कह सकते हैं। इसे ये जो 7 मंजिला मंदिर है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। ये भी कह सकते हैं शैलेंद्र के पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने में ये मंदिर जो है लोगों को, जो विदेशी पर्यटक हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करेगा, योग साधना के माध्यम से, अपने बेजोड़ आर्किटेक्ट के माध्यम से। निश्चित तौर पर देखिए, जब से काशी विश्वनाथ धाम का हम देख रहे हैं कि निर्माण हुआ है, उसके बाद से देखें तो बनारस में और काशी में जो धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत बढ़ी है। और इस तरह के ध्यान केंद्र के बनने से निश्चित तौर पर हमें कहेंगे कि बहुत एक महत्वपूर्ण पड़ाव एक उसमें जुड़ेगा, क्योंकि योग और ध्यान के लिए इस तरह का एक इतनी बड़ी क्षमता वाला, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जो देश और विदेश से धार्मिक पर्यटन के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा केंद्र होगा जहां वह सुकून से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और उनको एक प्रेरणा मिल सकती है, सीखने समझने का मौका मिल सकता है। तो निश्चित तौर पर हम देखेंगे भविष्य में कि काशी आने वाले लोगों के लिए ये मंदिर भी एक बहुत उत्सुकता का केंद्र होगा, या ये कहेंगे कि उसमें से बहुत सारे लोग जो काशी आते हैं वो यहाँ पर जाएंगे, ध्यान के लिए आएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। हम देखते हैं कि जब से 2014 के बाद से ही जो विकास के कार्यक्रम हुए हैं काशी और उसके आसपास, उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि काशी की जो अपनी विरासत है उसको किस तरह से संजोया जाए, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि काशी की जब जब चर्चा हुई है, सबसे पहले हमने देखा कि घाटों की साफ सफाई से वो शुरुआत हुई थी और वो अब आगे बढ़ती हुई, उससे विस्तार लेते हुए जहाँ पर हमने म्यूजियम की शुरुआत देखी, तमाम मंदिरों में एक तरह से वहाँ कायाकल्प देखा, और अब हम देख रहे हैं कि ध्यान योग केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर न केवल आर्थिक विकास, जहाँ सड़कें बनती हैं, जहाँ बिजली की व्यवस्था होती है, सीवेज प्लांट लगते हैं, बल्कि काशी की धरोहर, काशी की जो विरासत है उसे संजोते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। हम जानते हैं कि गंगा को निर्मल बनाने का काम सतत आगे बढ़ रहा है और वाराणसी की पहचान है गंगा से, माँ गंगा से, उसके घाटों से, मंदिरों से, और उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके जैसे आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे कमल हैं, कमल और भाजपा का भी जो है संबंध वो सबको पता है। ये भी कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ को की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मंदिर में कमल और कमल को जिस तरह से सजाया गया है, कितने कमल हैं यहाँ पर और किस प्रकार से उसको और इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, ये जो बेजोड़ नमूना है, ये जो मंदिर इसका खूबसूरत आर्किटेक्ट है, इसकी खूबसूरती में और कितना इजाफा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि जो इसका आर्किटेक्ट है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे योग और ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, और इसीलिए बहुत सोच समझकर इस मंदिर का निर्माण जब किया गया और बहुत उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई, और यही वजह है कि इतना समय लगा जब ये इच्छा व्यक्त की गई कि पत्थरों को इसमें लगाया जाएगा, और उसके बाद हमने देखा कि कई वर्षों तक उसमें काम को आगे बढ़ाया गया और उस दिशा में ये एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतरीन एक कला आर्किटेक्ट देखने को मिलती है। तो बहुत सोच समझकर इस मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे कि जो आध्यात्मिक परंपरा है वो आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और चूंकि ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के विचार के साथ इसकी परिकल्पना की गई थी, तो कैसे लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा सके, उस विचार के साथ इसके पूरे आर्किटेक्ट को डिजाइन किया गया। और आप जब यहाँ पर आए तो ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे ध्यान के एक वातावरण के साथ इस पूरे मंदिर परिसर की परिकल्पना की गई है।
बिल्कुल, तो ये एक बेहद बेजोड़ नमूना, एक बेहद काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की ये जो नगरी है, इस नगरी में और ज़्यादा चार चांद लगाने वाला ये महत्वपूर्ण स्वर्वेद महामंदिर, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये बेहद महत्वपूर्ण पल हम इसलिए भी कह सकते हैं शैलेंद्र, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह से काशी जो धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, उस काशी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नए आयाम, नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये महामंदिर। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर इसलिए भी है कि जब हम जानते हैं कि 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें हमने देखा कि कल जब काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई थी, किस तरह से भारतीय जो संस्कृति है, जो अलग अलग राज्यों की जो हमारी विरासत है, जो खूबियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम जिस तरह से हो रहा है। और जब हम भारतीय संस्कृति बिल्कुल, तो शैलेंद्र आप अपनी नज़र बनाकर रखिए इस पूरे कार्यक्रम पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।